नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नेपाल में जहां ढाक के 3 पात है, वहीं भारत और नेपाल के रिश्ते भी ठहरे हुए हैं। संसद में नेपाल को लेकर जो कहा सुना गया, उसमें भारत की रीति नीति को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कायदे से रखा है। उन्होंने साफ कहा कि भारत न घेराबंदी करा रहा है और न दादागिरी। घेरेबंदी मधेशियों की है। भारत ने अपनी तरफ से नेपाल को हर तरह की मदद के लिए कहा हुआ है। नेपाल के विदेश मंत्री कमल थापा से विदेश मंत्री ने बात की तो मधेशी नेताओं ने भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की। भारत ने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री को प्रस्ताव दिया हुआ है कि नेपाली नागरिकों के लिए जितनी दवाइयां चाहिए वह भारत से मंगा ले। उसके खर्च और जहाज से उन्हें भिजवाने का बंदोबस्त भी भारत करेगा। जाहिर है, भारत ने नेपाल के संकट में सम्यक और तटस्थ नीति बनाई हुई है। बावजूद इसके नेपाल नीति को लेकर विवाद भी है। शक नहीं कि भारत की नेपाल नीति में इधर कई खामियां रही, लेकिन नेपाल ने जबरदस्ती भारत को दोषी बनाने के कम काम नहीं किए। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत पर हमला बोला, भारत के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चे खोले। नेपाल के नेताओं ने खुद अंदरूनी संकट पैदा किया और ठीकरा भारत पर फोड़ा। बहरहाल, भारत नेपाल नौटंकी अब लंबी खिंच गई है। नेपाल के पहाड़ी और मधेशी दोनों लोग काफी तंग आए हुए हैं। नेपाली नेताओं को संविधान संशोधन करके मधेशियों का गुस्सा दूर करना चाहिए, तो मधेशियों को भी मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता है। जयशंकर जी, नेपाल की ज़मीनी हकीकत में कुछ हालात सुधरते हुए वहाँ के नेता और मधेसी आंदोलनकारी ये कुछ अपने रुख में बदलाव लाते हुए नजर आते हैं? आना चाहिए, लेकिन अभी तक तो व्यास जी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि 5-6 महीने हो गए। हाँ, 5-6 महीने हो गए और पूरा मतलब वहाँ हर तरह की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। बढ़ रही हैं, दोनों तरफ से बढ़ रही है। मतलब हमारे लिए भी बढ़ रही है, क्योंकि देखिए नेपाल का जो तराई का हिस्सा है, जिसको आप मधेश कहते हैं या मधेसी लोग जो हैं, वो बिहार और उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत उत्तराखंड के इलाकों से लगे हुए हैं हमारे। तो उनका आना जाना, चूंकि हमारी वो बाउंड्री कोई ये नहीं है, वो तो खुली हुई है, खुली हुई है, तो आना जाना, खाना पीना, बिजनेस व्यापार सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, वहाँ करता है। और सारा का सारा वो चौपट हो पड़ा हुआ है। देखिए, कुछ बातें हो सकती हैं दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं, वो दोनों अतिवादी हो सकते हैं, लेकिन सकते भारत की मध्यस्थता से, क्योंकि मधेशी नेता भी सुषमा स्वराज से मिले और विदेश मंत्री भी मिल रहे हैं, तो भारत के संपर्क का कुछ असर हो रहा है इसमें। भारत को मतलब मध्यस्थ मत कहें आप, क्योंकि मध्यस्थ तो नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए। अपने यहाँ नहीं चाहते हैं किसी को मध्यस्थ बनाना, कश्मीर के मामले में नहीं चाहते हैं, तो हम क्यों बने? लेकिन एक बड़े भाई के रूप में सुझाव दे सकते हैं दोनों को मिलकर के कि भाई आपस में आप लोग बैठ के तय कर लीजिए। हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। मतलब सिर्फ नेपाल हमारा एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि वो जो सीमा, जिस जंग से सांस्कृतिक संबंध है, सदियों से हमारे रिश्ते बने रहे हैं, और हम लगातार हमारा वो ये रहा है, दोस्त मित्र अभी भी है। लेकिन अभी स्थितियां थोड़ी बदल रही हैं। जिस जंग से चीन का दखल बढ़ रहा है, चीन की घुसपैठ उस तरह से संबंधों को लेकर के नेपाल की तरफ बढ़ रही है। और पहले से भी आपको पता है कि पाकिस्तान की ISI का भी एक नेटवर्क नेपाल में रहा है। हमारा इंडिया एयरलाइंस का विमान वहीं से अपहरित हुआ था। हमारी करेंसी आज 500 और 1000 के नोट वहाँ चलते नहीं, क्योंकि नकली नोटों की सप्लाई बहुत सारी आती है वहाँ से, उसी तरफ से। तो ये सारे इशूज हैं, हमको उस पर कहीं ना कहीं तो सोचना ही पड़ेगा। और दूसरा, जो मधेसी हैं उनकी चिंताएं हैं, वो वाजिब हैं। मतलब वो उनकी मांग भी वाजिब है, एक हिसाब से। एक हिसाब से है, हालांकि एक हिसाब से थोड़ा अपने अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो थोड़ा गलत भी लगता है। जैसे वो कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए संसद में, तो अब हमारे यहाँ भी देखिए, अब लक्षद्वीप है, वहाँ तो 49,000 पे एक सांसद होता है। बाकी क्षेत्रों में हम 15 लाख पे भी चुनते हैं, तो नहीं। लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं लोग, उनको नागरिकता तो मिलनी चाहिए। और भारत से उनका रोटी बेटी का नेपाल का रिश्ता है। तो मान लीजिए किसी लड़की की शादी अगर भारत की, बिहार या उत्तर प्रदेश की किसी लड़की की शादी अगर किसी मधेसी परिवार में होती है, नेपाल में, तो उसको नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी, या उसको वही अधिकार क्यों नहीं मिलेगे, या उसका जो जनित बच्चा होगा। तो ये तो इस संविधान में जो उन्होंने कर दिया है, वो ये कर दिया कि नहीं, उसको तो उन्होंने प्रोसेस, नागरिकता का ही मामला उस पर संदिग्ध कर दिया। मतलब आप तो ये कि
1.25 करोड़ की आबादी है मधेसी लोगों की, उसमें 51 लाख लोगों को नागरिकता अभी भी नहीं है, वैध नागरिकता अभी भी नहीं मिली हुई है। उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन जब आपने संविधान में इस तरह के संशोधन कर दिए कि अगर किसी भारत की लड़की से शादी हुआ तो उसको नहीं मिलेगा, या उससे बच्चा पैदा होगा तो उसको वो सारे अधिकार नहीं मिलेंगे, या संवैधानिक पदों पे नियुक्ति में इनको तरजीह नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलेगा मौका, तो ये सब बातें तो आप नहीं सोच सकते। आज की दुनिया में जब सारे लोग, भारत के लोग जाकर के कहीं मॉरिशस में, कहीं गुयाना में, लंदन में हो जा रहे हैं, या अमेरिका में हो रहे हैं, प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो आप ऐसा कैसे मना कर सकते? ऐसा हो नहीं सकता है। तो उस पर कहीं हमको एक बड़े भाई के तौर पे भी, दादा के रूप में नहीं, नहीं, इस पर जो राज्यसभा के अंदर और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो बहस में देते हुए जिस तरह का जो कुछ कहा, उससे क्या लगता है कि भारत की नीति सचमुच में समझाने वाली है और उस समझ का असर हो रहा है, या नेपाल में काठमांडू के लोग उसको शक की निगाह से देख रहे हैं? नहीं, अभी तक जो संकेत आ रहे हैं उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि सुषमा स्वराज ने बार बार साफ करने की कोशिश की कि जो नाकेबंदी है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हालांकि जो लग रहा है, जिस तरह से दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं, चूंकि देखिए नेपाल जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो उसका तो हमको ख्याल रखना होगा। अब चाहे वो मधेसी आंदोलन के चलते हो रहा हो, चाहे किसी और कारण से, लेकिन आपको तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि वो रास्ता खुले और व्यापार और जो आवागमन है वो सब चले। उसमें तो हमारी एक भूमिका हमको करनी ही पड़ेगी, उसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती है। नहीं, पर वो तो है, उसके साथ में भारत ने तो हर तरह से मदद और के लिए, नेपाल तो ऐसा हॉस्टाइल हो गया है कि आज उसको लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो सिर्फ भारत के कारण हो रहा है। तो ये हमारी कूटनीति के लिए चुनौती भी है, और उसके ऊपर दारू की वो समझाए कि ऐसा नहीं है, पर काठमांडू बावजूद इसकी कोशिशों के नहीं समझ रहा है, तो ये हमारी कूटनीति की असफलता ज्यादा नहीं लगती? हमको यही लग रहा है कि हमारी राजनयिक विफलता इसको कहेंगे, मतलब नेपाल का मामले में बहुत ज्यादा राजनयिक विफलता हो रही है। देखिए, दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे जो साउथ एशिया नीति हमारी जो है, हम अगल बगल के हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो तो मालदीव से लेकर नेपाल सब तरफ एक ही के साथ हमारा मतलब हो नहीं पा रहा ना। हम बड़े भाई तो हैं, हम सबसे बड़े देश हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम सबको मदद भी कर रहे हैं। अब नेपाल में भूकंप होता है तो सबसे बड़ा हमारा प्रधानमंत्री सबसे पहले उनको सूचना देता है, सबसे अधिक इमदाद हम देते हैं। मालदीव में भी पानी का संकट होता है तो हम भारत से ये करते हैं, व्यवस्था करवाते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद लोग हॉस्टाइल अगर हो रहे हैं, उस नाते ये पूरा नेपाल का संकट अगर है, चल भी लगातार बना हुआ, तो वजह उसमें एक भारत की कूटनीतिक विफलता भी उसमें एक बड़ा है। अगर हमने इसको ठीक से नहीं डील किया तो आगे और संकट बढ़ेगा, क्योंकि चीन तो उसकी निगाह है ना, नेपाल के जरिए वो भारत में अपना ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसकी तो बार बार आशंका बनी ही रहती है कि नेपाल हमारे एसएसबी के लोगों को उठा के बंद कर देगा, हमारे जवानों को। ये तो सोचने वाली बात है, जब उसका सारा फोर्स। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री को बुनियादी तौर पर नेपाल की चुनौती को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर करना चाहिए। निश्चित तौर पर हमको जापान, बुडापेस्ट और अमेरिका के बजाय नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान तो खैर हमारे साथ है आज की तारीख में, लेकिन श्रीलंका, पाकिस्तान, इन देशों के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे, मधुर और अच्छे रहे, तो इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना होगा। बाकी तो ठीक है। जी जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।